नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आईक्यू जुडिशरी। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। हम अपने नुमाइंदों को चुनकर हमारे देश की पार्लियामेंट और हमारी स्टेट्स की लेजिस्लेटिव असेंबलीज में भेजते हैं। हमारे द्वारा चुने गए यही नुमाइंदे हमारे बिहाफ पर हमारे देश को चलाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये भी बात किसी से छुपी नहीं है कि हमारी इस डेमोक्रेसी में कई सारी समस्याएं हैं। उनमें से एक जो सबसे बड़ी समस्या हमें नजर आती है वो है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, यानी कि जिन रिप्रेजेंटेटिव्स को हमने चुनकर भेजा था हमारे लिए कानून बनाने के लिए, उन्हीं पर यह आरोप लगता है कि वो कई सारे कानूनों को तोड़कर वहां तक पहुंचे हैं। इस समस्या का हल निकालने के लिए कई सारे कदम उठाए गए हैं। उनमें कई सारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स भी शामिल हैं। आज हम जिस जजमेंट की बात करेंगे वो उसी दिशा में एक बहुत ही अहम कदम है। हम बात करेंगे लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि 2013 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है और इसी समस्या का हल निकालने की कोशिश करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि स्टडी आईक्यू लेकर आया है स्टडी आईक्यू जुडिशरी, जो कि एक डेडिकेटेड चैनल है उन सभी लोगों के लिए जो कि या तो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी अन्य लीगल एग्जामिनेशन जैसे कि एपीओ आदि की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी लॉ कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम जैसे कि क्लैट आदि की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप लीगल अवेयरनेस में भी विश्वास रखते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही में स्टडी आईक्यू ने एक नया बैच भी लॉन्च किया है यूपीएससी के लिए। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो 1 अगस्त से ये बैच लॉन्च हो रहा है। शाम 6 बजे से इसकी क्लासेस रहा करेंगी। आप चांद लाइव का ये कोड इस्तेमाल करके 19,499 रुपीज में इस बैच को अवेल कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एक बैकग्राउंड देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, हम सब जानते हैं कि 2019 में हमारे लोकसभा के चुनाव हुए थे। इसमें जो एमपीज चुनकर आए थे, इस लोकसभा में जो एमपीज चुनकर आए थे, उनमें से 539 एमपीज पर एक स्टडी कंडक्ट की गई बाय एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर के द्वारा। और उस स्टडी में यह पाया गया कि लगभग 233 एमपीज, यानी कि कुल संख्या का 43% ऐसे एमपीज थे जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लग चुके हैं, यानी कि जिनके ऊपर यह आरोप लग चुका है कि वो कोई ना कोई अपराध करके आए हुए हैं। अगर हम 2019 की इस चुनाव को 2009 के चुनावों के साथ कंपेयर करें तो हमें देखने को मिलता है कि 2009 के मुकाबले 2019 में 109% की बढ़ोतरी हुई है ऐसे एमपीज में जिनके ऊपर कोई सीरियस क्राइम करने का आरोप लगा है। अब ये हम केवल लोकसभा की ही बात कर रहे हैं। अभी तो राज्यसभा की अगर बात करें तो यह आंकड़ा और बढ़ेगा, और अगर हम सभी मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज या फिर मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि हमारी जो स्टेट्स की लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, उनकी बात करें तो यह आंकड़ा और ज्यादा बढ़ जाएगा। अपने आप में एक चिंता का विषय है। ऐसे में हमने अभी बात की कि कई सारी जजमेंट्स ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की आ चुकी हैं। उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स को हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एडीआर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2002 की यह जजमेंट है। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई जो भी ऐसे लोग हैं जो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, कोई भी चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, तो उन्हें यहां पर बताना होगा जनता को कि उनके ऊपर कौन से क्रिमिनल चार्जेस लगे हैं, कौन से दोष उनके ऊपर साबित हो चुके हैं, कौन से केसेस चल रहे हैं, पेंडिंग है। दूसरी बात यह कि उन्हें अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस बतानी होंगी, अपनी जो कुल संपत्ति है वो बताना होगा। इस तरह से आपको अपनी सारी डिटेल्स जनता के सामने रखनी होंगी ताकि एक ट्रांसपेरेंसी आ सके और जनता सोच समझकर उन चुनावों में आपको चुन सके। दूसरी एक और जजमेंट है, दैट इज पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 की ये जजमेंट है। इसमें सभी ट्रायल कोर्ट्स को यह हिदायत दी गई थी कि भी जितने एमएलएज या एमपीज हैं, जितने भी सिटिंग एमएलएज या एमपीज हैं, अगर उनके ऊपर कोई मुकदमा चल रहा है तो ऐसे मुकदमों में 1 साल के अंदर अंदर आपको ट्रायल कंप्लीट करना है। अब यह बात भी जग जाहिर है कि हमारे देश में जो मुकदमे हैं वो सालों साल चलते हैं। ऐसे में जो सिटिंग एमपीज होते हैं या एमएलएज होते हैं, उनके ऊपर कोई मुकदमा चल भी रहा है तो वो उनकी टेन्योर पर कोई असर नहीं डालता। उसी से जुड़ी हुई ये जजमेंट थी। स्पष्ट कर दिया 1 साल का समय, सारे जो मामले हैं वो उसको निपटाया जाए। जब भी कोई एमपी एमएलए पर कोई मुकदमा चलता है तो इसे 1 साल के अंदर निपटाना है। उसके बाद एक और जजमेंट आती है, दैट इज राम बाबू सिंह ठाकुर वर्सेस सुनील अरोड़ा 2020 की जजमेंट है। एक बार फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्पष्ट किया कि भाई आपके ऊपर जितने भी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं, आपके जितने भी आपके ऊपर मुकदमे हैं, खत्म हो गए, आप बरी हुए नहीं हुए, जो भी आपके मुकदमे हैं वो सब आप पब्लिक के सामने लेकर आओगे अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हो। तो अगेन ऑल द कैंडिडेट्स वर मैंडेटेड फॉर दिस पर्पस। चलिए अब हम आज के अपने इस जजमेंट की बात करते हैं। लिली थॉमस की ये जो जजमेंट आई इसकी बात करते हैं।
इस जजमेंट को जानने से पहले हमें कुछ कानूनी प्रोविजंस को समझना होगा, हमें कुछ आर्टिकल्स को समझना होगा, कुछ लीगल प्रोविजंस को देखना होगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल 102 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि बात करता है डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट। यानी कि अगर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना चाहते हैं, चाहे वो लोकसभा के मेंबर या फिर राज्यसभा के मेंबर, तो आप में ये कोई भी दोष नहीं पाया जाना चाहिए। अगर आप में इनमें से कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन या दोष पाया जाता है तो आप मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट नहीं पा सकेंगे, यानी कि आप एमपी का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अगर आप एमपी का चुनाव लड़कर ऑलरेडी जीत चुके हैं, उसके बाद आप में से इनमें से कोई डिस्क्वालिफिकेशन पाई जाती है, तो आपको अपनी सीट लूज करनी होगी। यही कहा गया है 102 में। इसी तरह से इसी तर्ज पर बनाया गया है 191, जो कि बात करता है मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्यता के लिए। इसमें क्या कहा गया है? इसमें भी वही बात कही गई है कि अगर आप में इनमें से कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन पाई जाती है, कोई भी दोष पाया जाता है इनमें से, तो आप चुनाव लड़ नहीं पाओगे। पहली बात तो अगर मान लो आप ऑलरेडी चुनाव जीत चुके हो, उसके बाद आप में इनमें से कोई दोष पाया जाता है, तो आपकी वो जो सीट है वो खाली हो जाएगी, आपकी वो जो गद्दी है वो चली जाएगी। अब क्या क्या डिस्क्वालिफिकेशंस है, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि 191 जो कि एमएलए एमएलसी की बात करता है और 102 जो कि एमपीज की बात करता है, दोनों में जो डिस्क्वालिफिकेशंस है वो एकदम सेम है, यानी कि इसमें कोई भेदभाव नहीं है, दोनों के लिए सेम डिस्क्वालिफिकेशंस है। कौन सी है सबसे पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहली है कि इफ ही होल्ड्स एनी प्रॉफिट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट अदर देन द ऑफिस डिक्लेयर्ड बाय द पार्लियामेंट। यानी कि आप अगर कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहे हो, यानी कि कोई ऐसा पद सरकार में आप होल्ड कर रहे हो जिससे आपको कोई बेनिफिट हो रहा है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है और सरकार ने उसे एग्जेम्प्ट नहीं किया है, तो आप यहां पर डिस्क्वालिफाइड हो। क्या करने से? चुनाव लड़ने से। दूसरा है कि अगर आप अनसाउंड माइंड के हो एंड स्टैंड्स टू बी डिक्लेयर्ड बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट, यानी कि कोर्ट ने आपको अनसाउंड माइंड का डिक्लेयर कर दिया है, ये एक डिस्क्वालिफिकेशन है। तीसरा है कि अगर आप अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट हो। चौथा है कि इफ यू आर नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, या फिर आपने सिटीजनशिप को छोड़ दिया है, भारत की नागरिकता को छोड़कर किसी अन्य देश की नागरिकता को ले लिया है, ऐसे में भी आप जो है भारत के इस चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकते, एमपी या एमएलए के चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकते। इन चारों कंडीशंस के साथ साथ इन दोनों ही आर्टिकल्स में एक और क्लॉज जोड़ दिया गया, दैट इज क्लॉज ई, जिसमें कहा गया इफ ही इज सो डिस्क्वालिफाइड बाय और अंडर एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें कहा गया कि पार्लियामेंट के पास भी ये पावर है। किसके पास पावर है? पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव के पास नहीं, पार्लियामेंट के पास भी ये पावर है कि पार्लियामेंट भी कानून बनाकर, बाय लॉ कानून बनाकर और ज्यादा डिस्क्वालिफिकेशंस ला सकती है आपको चुनाव लड़ने से रोकने के लिए या फिर आपकी मेंबरशिप कैंसिल करने के लिए। अब ये जो क्लॉज है, जो कि 102 क्लॉज ई जो आप देख रहे हो, इसमें क्लॉज ई सब आर्टिकल 1 का, और 191 में फिर से यही सेम क्लॉज है। इसी पावर के तहत पार्लियामेंट ने यहां पर एक कानून बनाया जिसका नाम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। ये पार्लियामेंट को पावर कहां से मिली? तो हमने अभी देखा कि 191 उसमें 1 ई में आपको ये पावर मिलती है, 102 1 ई में ये आपको पावर मिलती है पार्लियामेंट को कि वो और ज्यादा डिस्क्वालिफिकेशंस लेकर आ सकती है, ऐसा कानून बना सकती है। अब ये कानून जो बना इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल एक्ट 1951। इस कानून में सेक्शन 8 हमारे लिए जरूरी हो जाता है। सेक्शन 8 में क्या क्या बातें कही गई हैं? सेक्शन 8 में कहा गया है डिस्क्वालिफिकेशन ऑन कन्विक्शन फॉर सर्टेन ऑफेंसेस। यहां पर बता दिया गया कि अगर आप इनमें से दिए गए किसी भी अपराध में दोषी पाए जाते हो, कन्विक्शन हो जाती है, तो आप डिस्क्वालिफाइड हो जाओगे चुनाव लड़ने के लिए, या फिर आप चुनाव अगर जीत चुके हो तो आपको अगर इनमें से कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन या दोष पाया जाता है तो आपकी वो जो आपकी सीट है वो चली जाएगी। क्या क्या डिस्क्वालिफिकेशन है, चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें बेसिकली 3 क्लॉज हैं आज की डेट में, सेक्शन 8(1), सेक्शन 8 क्लॉज 2 या सेक्शन 8 क्लॉज 3। सबसे पहले अगर हम 8(1) की बात करें तो इसमें हमें देखने को मिलता है कि
a person convicted of any offense punishable under section 153A of IPC, 171E of IPC, 171F of IPC, इस तरह से 498 of IPC, 498A of IPC. So basically कई सारे इन्होंने क्या किया, सेक्शंस उठा लिए आईपीसी के, जो कि ऐसे ऑफेंसेस हैं जो कि इन्होंने ग्राउंड फॉर डिस्क्वालिफिकेशन बना दिया. जैसे कि ऑफेंस फॉर प्रमोटिंग, अगर कोई व्यक्ति के ऊपर ये आरोप लगा है और ये आरोप सिद्ध हो जाता है कि उसने दो धर्मों के लोगों के बीच में दुश्मनी को बढ़ाया है, दो लोगों को, दो ऐसी कम्युनिटीज जो कि रिलीजियस या फिर लैंग्वेज के बेसिस पे बटी हुई हैं, ऐसी कम्युनिटीज में अगर इसने दुश्मनी में को बढ़ाया है तो उसको आप डिस्क्वालीफाई कर दोगे. अगर आपने चुनावों में किसी अफसर को या किसी जनता को आपने रिश्वत देने की कोशिश की है तो डिस्क्वालीफाइड हो. इस तरह से कई सारे ग्राउंड यहां पे दे दिए गए. इसी तरह से अगर आप अनटचेबिलिटी के इस कानून के तहत दोषी पाए जाते हो, सिविल राइट्स एक्ट 1955 के तहत दोषी पाए जाते हो, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के तहत दोषी पाए जाते हो, नार्कोटिक्स ड्रग कंट्रोल एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट के तहत दोषी पाए जाते हो, तो ये सारे जो ग्राउंड हैं ये डिस्क्वालिफिकेशन के दे दिए गए. 8(2) में भी यही बात की गई है कि अगर आप इनमें से किसी भी ग्राउंड पर दोषी पाए जाते हो तो आप डिस्क्वालीफाइड हो चुनाव लड़ने से. जैसे कि डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के तहत आपके ऊपर यह सिद्ध हो जाता है कि आपने दहेज लिया या दिया, तो आप यहां पर क्या हो, डिस्क्वालीफाइड हो. तो ये हो गया. इसी तरह से क्लॉज 3 यहां पर क्या कहता है, कहता है पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एंड सेंटेंस्ड टू इंप्रिजनमेंट फॉर नॉट लेस देन 2 years other than any offense referred in subsection 1 and subsection 2 shall be disqualified from the date of such conviction and shall continue to be disqualified for a further period of 6 years. यानी कि क्या, कि अगर आप ऊपर दिए गए सबसेक्शन 1, सेक्शन 8 का सबसेक्शन 1, सेक्शन 8 का सबसेक्शन 2, इनमें से किसी भी आरोप में आप दोषी नहीं पाए जाते हो, इसके अलावा अगर आपके ऊपर कोई आरोप लगता है और उसमें आपको 2 साल से ज्यादा की सजा मिलती है या फिर 2 साल की सजा मिलती है, ऐसे में आपको भी यहां पर डिस्क्वालीफाई कर दिया गया. डिस्क्वालिफिकेशन क्या रहेगी इन सभी केसेस में, आपकी सजा पूरी होने के 6 साल तक आप चुनाव नहीं लड़ सकोगे. दोबारा देख लेते हैं. कहता है कि एनी अदर ऑफेंस सेंटेंस्ड इंप्रिजनमेंट फॉर नॉट लेस देन 2 years, 2 साल या उससे ज्यादा की अगर आपको किसी अन्य ऑफेंस में सजा हो गई तो आपको यहां पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ सच कन्विक्शन. और वो जो कन्विक्शन है कब तक चलेगी, फॉर द पीरियड ऑफ 6 years सिंस द रिलीज. यानी कि जिस दिन आप छूट जाओगे, मान लीजिए आपके ऊपर कोई आरोप लगा, आपको 3 साल की सजा मिल गई, आप 3 साल के बाद जेल से बाहर आते हैं, उसके 6 साल तक आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, ये इसमें कहा गया. सो कुल मिला के इस सेक्शन 8 में और कई सारी नई डिस्क्वालिफिकेशंस जोड़ दी गई. अब इसी सेक्शन 8 में एक सबसेक्शन 4 भी हुआ करता था, जिसके खिलाफ लिली थॉमस ने ये पूरा मामला लेकर आया. ओके, सो ये जो सेक्शन 4 था, बेसिकली ये था प्रॉब्लम की वजह, ये थी पूरी प्रॉब्लम जिसको चैलेंज किया गया लिली थॉमस के इस केस में. सेक्शन 4 जो सबसेक्शन 4 जो है 8 सेक्शन का, वो क्या कहता है, चलिए देख लेते हैं. इसमें थोड़ी सी जो बात हमें कही गई है, जो हमें समझने की बात है, वो समझते हैं. इसमें कहा गया कि अगर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर एक एमएलए के ऊपर कोई भी सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2 या सबसेक्शन 3 के तहत कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन प्रूव हो जाती है, तो ऐसे में जिस दिन उसकी कन्विक्शन होती है, उस कन्विक्शन की डेट से 3 महीने तक उसे डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा. मैं दोबारा बता दूं, कहता है जी, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन सबसेक्शन 1, 2 और सबसेक्शन 3, a disqualification under this either subsection shall not, in the case of a sitting MLA, sitting MP, take effect until the 3 months have elapsed from the date. क्या मतलब है कि एक MP है या फिर एक MLA है, उसके ऊपर यहां पर कन्विक्शन हो गई, कन्विक्शन के 3 महीने तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, यानी कि उसको जो डिस्क्वालीफाई किया जाना था सबसेक्शन 1, 2 या 3 में अंडर सेक्शन 8, वो डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा. पहली बात तो ये कही गई. दूसरी बात ये कही गई कि विद इन दीज 3 months अगर उस व्यक्ति ने अपील कर दी या फिर एक एप्लीकेशन कोर्ट में लगा दी अपील के लिए, तो जब तक उस अपील का निपटारा नहीं हो जाता तब तक उस एमपी या एमएलए को डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया. ये जो सेक्शन है, सब सेक्शन है, ये यहां पर प्रॉब्लमेटिक है. दोबारा इसको देख लो कि एक एमपी है या एक एमएलए है, ऑलरेडी बना हुआ सिटिंग एमएलए या एमपी है, उसके ऊपर कोई आरोप लगा, आरोप सिद्ध हुआ,
उसको 2 से अधिक साल की सजा मिल गई, 2 या 2 से अधिक साल की सजा मिल गई, लेट्स से उसको 5 साल की सजा मिल गई। अब ये सेक्शन क्या कह रहा है, सबसेक्शन क्या कह रहा है, ये सेक्शन सबसेक्शन 8 जो 4 है, ये क्या कह रहा है, ये कहता है कि भाई ऐसा एमपी एमएलए जिसको 5 या 2 से अधिक की सजा मिल चुकी है, उस एमएलए एमपी को आप तब तक डिस्क्वालीफाई नहीं करोगे जब तक 3 महीने पूरे नहीं हो जाते उसकी सजा मिले हुए को, या फिर जब तक उसने अगर मान लो इस 3 महीने के दौरान कोई अपील कर दी उस सजा को या उस कन्विक्शन के खिलाफ अपील कर दी, तो जब तक उस अपील के ऊपर फैसला नहीं आ जाता तब तक आप उसे डिस्क्वालीफाई नहीं करोगे। अब ये जो सबसेक्शन था ये यहां पर प्रॉब्लमेटिक था। प्रॉब्लमेटिक क्यों था? क्योंकि इसने ये जो पूरा पर्पस था सेक्शन 8123 का, इसी को डिफीट कर दिया। क्योंकि जब भी किसी एमएलए एमपी के ऊपर कोई कन्विक्शन होती थी तो वो फटाफट से एक एप्लीकेशन लगा देते थे, अपील कर देते थे हायर कोर्ट में। हायर कोर्ट में वो जो अपील होती थी वो फिर से लटक जाती थी, 1 साल 2 साल 5 साल निकल जाते थे, इतने में उनकी टर्म पूरी हो जाती थी, इतने मामला खत्म हो जाता था। सो एक तो ये प्रॉब्लम इसमें सबसे बड़ी थी और इसी प्रॉब्लम की वजह से इसे चैलेंज किया गया। जो पिटिशनर थे जिन्होंने चैलेंज किया था, उन्होंने यहां पर क्या कहा, थोड़ी सी उसको हम समझ लेते हैं। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा सेम प्रोविजन जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उस समय भी एक अमेंडमेंट के थ्रू लाने की कोशिश की गई थी। कहा गया कि एक अमेंडमेंट हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पेश की गई थी 1949 यानी कि 19 मई 1949 के दिन एक अमेंडमेंट लाई गई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और उसमें भी कुछ ऐसा ही प्रोविजन लाने की कोशिश की गई थी। लेकिन उस समय की हमारी जो संविधान सभा थी उन्होंने ऐसा कोई प्रोविजन अलाउ नहीं किया जो कि सेक्शन 84 में दिया गया है। तो अब हमारी सरकार ने इसे क्यों हमारे इस आरपीए 1951 में डाला, यानी कि ये प्रोविजन जिसे हमारी संविधान सभा ने यहां पे रिजेक्ट कर दिया था, उसे हमारी पार्लियामेंट ने सेक्शन 8 क्लॉज 4 की फॉर्म में या सबसेक्शन 4 की फॉर्म में क्यों डाला। यह कहा गया पिटिशनर की तरफ से जो कि इसे चैलेंज कर रहे थे। जो हमारे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया थे, उन्होंने यहां पर क्या कहा, उन्होंने इसे कहा कि भाई देखिए सबसेक्शन 4 जो है सेक्शन 8 का, वो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने के प्रभाकरन वर्सेस पी जयराजन के केस में अपहेल्ड कर दिया है, इसलिए ये प्रॉब्लमेटिक है नहीं। दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि ये जो सबसेक्शन 4 है ये एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमएलए के बेनिफिट के लिए नहीं है, बट इट इज टू प्रोटेक्ट द हाउस। उनका कहना है कि भाई हाउस को बचाने के लिए, नहीं तो हमेशा यहां पर किसी ना किसी एमएलए एमपी के ऊपर केस यहां पर होता रहेगा और हाउस जो है वो डिसॉल्व हो जाएगा, अल्टीमेटली हाउस चल ही नहीं पाएगा। उन्होंने ये बात कही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनकी बात को मानने से मना कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने किसके हक में फैसला दिया, लिली थॉमस के हक में फैसला दिया। जो सबसे बड़ा क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था वो इस केस में वो ये था कि क्या पार्लियामेंट ये कानून या ये लीगल प्रोविजन बनाने के लिए सक्षम भी थी? क्या पार्लियामेंट इवन empowered to make such law or provision as given in section 8 clause 4 या subsection 4 of 1951 RPA? ये क्वेश्चन जो है सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है हमारे सुप्रीम कोर्ट के सामने। दोस्तों, इस पूरे मामले में जजमेंट देते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि जिस सब सेक्शन 4 को लेकर सारा मामला चल रहा है या जिस प्रोविजन को लेकर सारी लड़ाई चल रही है वो प्रोविजन अपने आप में गैर संवैधानिक है, अल्ट्रा वायस टू द कॉन्स्टिट्यूशन है। ऐसा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा, चलिए समझते हैं। दरअसल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर 2 और आर्टिकल्स का जिक्र किया। एक है आर्टिकल 101 एंड दूसरा है आर्टिकल 190। दरअसल आर्टिकल 101 में यह स्पष्ट किया गया है कि अगर कोई एमपी 102 में दिए गए किसी भी ग्राउंड पर डिस्क्वालीफाई होता है, देन हिज सीट शैल देयर अपॉन बिकम वेकेंट। यानी कि अगर 102 में दिए गए किसी भी ग्राउंड पर एक एमपी डिस्क्वालीफाई होता है तो उसकी सीट अपने आप तुरंत प्रभाव से क्या हो जाएगी, वेकेंट हो जाएगी, खाली हो जाएगी। इसी बात का सहारा लेते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर 102 में दिए गए ग्राउंड्स पर यह बात लागू होती है तो 102 के तहत लाए गए एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशंस जो हैं जो कि सेक्शन 8 में लाए गए हैं, उन पर भी यह बात लागू होनी चाहिए। यानी कि सेक्शन 8 में जो दी गई डिस्क्वालिफिकेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के सेक्शन 8 में जो दी गई डिस्क्वालिफिकेशंस हैं, उनके तहत भी अगर कोई एमपी या एमएलए डिस्क्वालीफाई होता है तो उसकी सीट तभी
खाली हो जानी चाहिए। पार्लियामेंट के पास ये पावर नहीं है कि ऐसे मामलों में जहां पे सेक्शन 8 लागू हो रहा है वहां पर डिस्क्वालिफिकेशन के टाइम को बढ़ा सके, क्योंकि अगर पार्लियामेंट ऐसा करती है, जो कि सबसेक्शन 4 में किया भी, वो आर्टिकल 101 और आर्टिकल 190 के खिलाफ जाएगा। इस वजह से ये जो सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 8 है जिसे चैलेंज किया जा रहा है, वो सही चैलेंज किया जा रहा है, वो अल्ट्रा वायस टू द कॉन्स्टिट्यूशन है। वो सब एक आर्टिकल 101 और आर्टिकल 190 के जो प्रोविजंस हैं उनके खिलाफ जाता है। ये बात कहते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बात स्पष्ट की कि अगर किसी एमएलए या एमपी को डिस्क्वालीफाई किया जाता है सेक्शन 8 ऑफ आरपीए के तहत, तो उसे अपनी सीट तभी छोड़नी होगी। उसके पास ये जो 3 महीने का विंडो मिला है वो नहीं होगा, ना ही उसके पास जो अपील के समय का जो विंडो मिला हुआ है वो होगा। दोस्तों, इसी केस में हमें ये देखने को मिला कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही। आई होप कि आपको ये पूरा लिली थॉमस का जो केस है आज समझ आया होगा। अगले सेशन में फिर एक बार मिलेंगे दोस्तों इसी तरह के कुछ नए केस लॉज के साथ। टिल देन, थैंक यू एंड हैव ग्रेट डे अहेड।